हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग पढ़ेंगे 12th फिजिक्स। इसमें पहला लेसन अपन लोग पढ़ना चाहेंगे। इसका नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार लेसन जो फर्स्ट है उसमें कई टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो उससे भी पहले पहला टॉपिक होगा स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी, सबसे पहले इसकी परिभाषा हमें आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम यहाँ स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं या किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे कि फोटोस्टेट जो मशीन आती है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर में हम इसका यूज़ करते हैं। जो भूकंप लेखी होती है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो कई इसके यूज़ हैं। मेन जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। तो वही विद्युत आवेश क्या है, कैसा उत्पन्न होता है। बहुत बार अपन लोग देखते हैं कि जैसे अपन कपड़े पहनते हैं शुष्क दिनों में, जब मौसम शुष्क होता है या हम बेडशीट झटकते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? वो होता है विद्युत विसर्जन के कारण से। बिजली चमकती है तो उसके कारण से भी वो जो गर्जना होती है तो वो भी विद्युत विसर्जन का ही एक उदाहरण होता है। उसी का उदाहरण है। तो विद्युत आवेश यानी लगभग 600 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, दार्शनिक हैं, यूनानी दार्शनिक थेल्स। इन्होंने कहा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से, रेशम से या फलालेन से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है या उनको आकर्षण करने का गुण आ जाता है। आकर्षण का जो ये गुण होता है उसे ही अपन लोग कह सकते हैं कि यह घर्षण के कारण से, सॉरी, आकर्षण का जो ये गुण होता है वो घर्षण के कारण से ही उत्पन्न होता है। घर्षण से उत्पन्न इस आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। हम जनरल जब छोटे बच्चे थे तो भी अपन लोग करते थे कि भाई अपन स्केल को लेके, फुट्टे को लेके और क्या करते थे, बालों में कंघी करते थे या बालों के रगड़ते थे, या फिर अपन लोग सूखे बालों में कंघी करें तो कंघी क्या होती है, कंघी में भी आकर्षण का गुण आ जाता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंघी है वो क्या हो गई है, विद्युतमय हो गई है। विद्युतमय पदार्थ के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अंबर जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, जो पदार्थ था, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन, डेरिवेशन वगैरह है वो अपन लोग खुद करेंगे, लेकिन जैसे थोड़ी थ्योरी है वो मैंने लिख रखी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से वो अपन लोगों को ध्यान रखना है। ये जनरल चीज़ है स्थिर वैद्युतिकी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों व आवेशों के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशंस दी गई हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, यानी कि छाया प्रति मशीन, फोटोस्टेट को मशीन में, कंप्यूटर प्रिंटर में, स्थिर वैद्युत स्मृति में, भूकंप लेखी में, आदि में इसका यूज़ किया जाता है। हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ें तो विद्युत आवेश हम कह सकते हैं, विद्युत आवेश की डेफिनेशन देखिए ध्यान से। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। इस लेसन में हम विद्युत क्षेत्र भी पढ़ेंगे, लेकिन अपना जो पहला टॉपिक है वो आवेश के बारे में है। तो आवेश है वो अपन आवेश का जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को धनावेश एवं रेशम रेशम के कपड़े पर उपस्थित आवेश को ऋणावेश माना। यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है और वो होता है धनावेश और ऋणावेश। जैसे देखिए ये टॉपिक बीच में से अब हटा दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, वो आपस में क्या किए जाते हैं, रगड़े जाते हैं। तो कांच की छड़ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले जाते हैं, वो रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं। इसका मतलब कांच की छड़ पर ऋणावेश की कमी हो गई, ऋणावेश की कमी हो गई, इसलिए कांच की छड़ तो बन गई धनावेश, और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, आपका ऋणावेश होता है। देखिए समझ सकते हैं अपन लोग कि कोई भी वस्तु होती है या कोई भी पदार्थ होता है वो उदासीन अवस्था में रहना चाहता है, और उदासीन अवस्था में होता है, क्यों होता है, क्योंकि उस वस्तु के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। इसलिए यदि 3 इलेक्ट्रॉन प्लस के हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन
सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन यदि माइनस के हैं तो प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
18 कूलम। मतलब डिफरेंस क्या है, केवल नेगेटिव साइन का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का होगा और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होगा। तो ये तीन आप देख सकते हो, जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं, इसलिए कुल मिलाकर आपके पास में यहाँ क्या रहेगा, 0, यानी वस्तु क्या हो गई है आपकी, उदासीन हो गई है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है, त्याग कर देता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। यानी अब पहले इलेक्ट्रॉन 3 थे, अब कितने हो गए हैं, अब 2 हो गए हैं। माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के 3 प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन अपना बच गया। यानी अब वस्तु इलेक्ट्रॉन के त्यागने से क्या बन गई है, पॉजिटिव बन गई है। यदि अपन लोग करें ये कि ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, तो प्रोटॉन तो इसके ऊपर 3 ही थे, अब इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। तो माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन प्लस के 3 प्रोटॉन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है, इज इक्वल टू माइनस का इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो आवेश होगा, जो वस्तु होगी, वो ऋणावेशित हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसके अलावा देखो, अब अपने आवेश की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से जो आवेश होता है वो द्रव्यमान से संबंधित होता है। तो मैं एक बार यही समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसलिए एक बार यही समझा देती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि हम जानते हैं कि भाई वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए क्या होता है, जो वस्तु होती है वो विद्युत रूप से उदासीन होती है। इलेक्ट्रॉन को यदि ये त्याग देती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो वस्तु धनावेशित बन गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव पोर्शन कम हो गया है, इसलिए वस्तु धनावेशित हो गई है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास जरूर होगा, पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg, किलोग्राम। ठीक है, तो ये होता है, तो ये चला गया, इसका मतलब वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आप कह सकते हो कि जो धनावेशित वस्तु होती है उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यदि वस्तु ग्रहण कर लेती है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गया, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए मास का मान भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आप कह सकते हो कि जो ऋणावेशित वस्तु होती है वो, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या अधिक हो जाएगा। तो ये जनरल चीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो एक बार अपन लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। देखिए, स्थिर आवेश, हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, इसलिए स्थिर आवेश की हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो स्थिर आवेश क्या होता है, स्थिर आवेश जो आवेश होता है वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब आवेश पदार्थ में क्या होता है, यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह क्षेत्र उत्पन्न कर पाता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश के कारण से ही फील्ड जनरेट होता है। डिपेंड करेगा कि आवेश गतिशील है या स्थिर है। गतिशील है तो वह नियत वेग से गतिशील है या त्वरित वेग से गतिशील है। इसीलिए मैंने एक बार में ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लिख दिए हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। बेंजामिन के अनुसार यहाँ क्या है, यह 2 प्रकार का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सामान्य अवस्था में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वस्तु विद्युत रूप से उदासीन रहना चाहती है, इसका मतलब उस वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः वस्तु विद्युत रूप से उदासीन होता है। वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनात्मक बनाती है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वस्तु को ऋणावेश बना देती है। आवेश के मात्रक देखिए, आवेश इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कि धारा इज इक्वल टू होता है आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश बटा समय। तो यहाँ आवेश का निकाल रहे हैं, इसलिए आवेश बराबर धारा गुणा समय। धारा मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, इसलिए इसका आ जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड या कुलोम, या होता है आपके पास में कुलोम। सीजीएस मात्रक जो होगा वो होगा स्टेट कुलोम, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फ्रैंकलिन भी इसकी यूनिट होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर ये इसकी यूनिट दी गई है। ये किसमें है, सीजीएस में। यदि अपन लोग एसआई और सीजीएस मात्रक का रिलेशन निकालें तो 1 कूलोम बराबर 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलोम होता है या फ्रैंकलिन होता है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो है फेराडे।
1 फेराडे बराबर 96,500 कूलॉम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमें पता होना चाहिए। बहुत बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है या आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक में देखिए एम्पियर इंटू सेकेंड भी आप लिख सकते हैं और कूलॉम भी आप लिख सकते हैं। दोनों में ही आंसर आप सही रूप से दे सकते हैं, दोनों ही सही हैं। आवेश का यदि हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होगा, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू होगा एब कुलोम। एब कुलोम ये विद्युत चुंबकीय मात्रक है इसका। तो 1 कुलोम इज इक्वल टू 1/10 एब कुलोम या 1/10 EMU होगा। अन्य मात्रक आप देख सकते हो, देखो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आवेश को हम जनरली कुलोम से दिखाएंगे, सी कुलोम, ठीक है, कुलोम से दिखाएंगे। तो 1 माइक्रो कुलोम इज इक्वल टू 10⁻⁶। माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, ये तो केवल एक मतलब ये कह सकते हैं कुछ फिक्स वैल्यूज़ हैं। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है। मिली की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ होती है। नैनो की जो वैल्यू होती है वो 10⁻৯ होती है। पिको की जो वैल्यू है वो 10⁻12 होती है। तो आप इस रूप में भी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में या बुक में कि बहुत बार 1 माइक्रोकुलोम, 10 माइक्रोकुलोम। तो माइक्रो केवल क्या है, यहाँ कह सकते हैं कि कुछ फिक्स वैल्यूज़ बताएंगी, जैसे किलो होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, मिली, माइक्रो, नैनो ऐसे लिखते हैं अपन लोग। तो इसकी वैल्यूज़ अपन लोगों को ध्यान होनी चाहिए। वीमा आप देख सकते हो, वीमा अपन लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से हम वीमा निकालते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आवेश बराबर एम्पियर इंटू समय उन 7 मूल राशियों में बिलोंग करता है, इसलिए MLT। और देख सकते हो आप, एम मास नहीं है इसलिए पावर 0, लेंथ इसमें नहीं है इसलिए पावर 0, टाइम एक बार है इसलिए पावर 1 और एम्पियर एक्स्ट्रा है इसलिए A1। तो इसकी जो वीमा है वो हो गई है M0 L0 T1 A1, T1 A1। आवेश एक अदिश राशि है, हमेशा ध्यान रखना, आवेश एक अदिश राशि है। अब अपने पास में आता है आवेश के गुणधर्म। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आवेश के कोई भी 2 गुणधर्म लिखो। तो आप 2 गुणधर्म कोई से भी बता सकते हो। हम यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे, तो इन 6 में से आप कोई सा भी 2 बता सकते हो, या फिर हो सकता है स्पेशली आपको वो कोई नाम देके पूछ ले कि इसी का वर्णन करो, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले विद्युत आवेशों का योज्यता गुणधर्म। तो योज्यता गुणधर्म का मतलब यह है, आप कह सकते हो सीधी सी लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ तो आप ये बता सकते हैं कि आवेशों का सिंपल जोड़ वाक्य किया जाता है। यदि हम लोकल लैंग्वेज में बच्चों को समझाने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि आवेशों को सिंपल रूप से जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि यह एक अदिश राशि है। सदिश राशि होती तो फिर अपन लोग सदिश नियम अप्लाई करते, लेकिन यह अदिश राशि है इसलिए सीधा सीधा जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि -1 कूलम है, -2 कूलम है, -6 कूलम है और प्लस का 2 कूलम है। तो आपको पूछा जाए बताइए इस सिस्टम के ऊपर कुल आवेश कितना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। -1, -2, -6, प्लस का 2 इज इक्वल टू, यस -1 -2 3, -6 इज -9 और माइनस के 9 में 2 ऐड करना है तो वैल्यू आ गई है -7 कूलम। तो आप कह सकते हो कि इस सिस्टम के ऊपर -7 कूलम चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हो कि आवेश, कोई भी आवेश है, आवेश अदिश राशि होने के कारण से किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु या निकाय पर Q1 Q2 Q3 एंड डॉट 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 Qn आवेश स्थित है, तो निकाय का जो कुल आवेश है वो Q बराबर सबके योग के बराबर होगा। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn होगा। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि कोई भी सिस्टम है, इसके ऊपर +1 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम, -6 कूलम दिया गया है, तो आपको टोटल चार्ज पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, अभी बताया था अदिश राशि के कारण से सिंपल एडिशन करना है। तो Q इज इक्वल टू प्लस का 1 प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस का 4 इंटू कूलम, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। इनको सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 10 माइनस का 6 कूलम, यानी इस वस्तु के ऊपर जो या निकाय है उसके ऊपर जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, -6 कूलम। तो पहली प्रॉपर्टी है विद्युत आवेशों का योज्यता गुणधर्म। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट है आपके पास में कि विद्युत आवेश एक संरक्षित राशि होती है, ये हम लोगों को बताना है। तो संरक्षित राशि है, हम जानते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या हो सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसे मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आपको, संरक्षित राशि का मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रही है या कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, तो उस घटना में, घटना होने से पहले और घटना होने के बाद यदि आवेश का मान बराबर रहता है तो हम कहेंगे कि आवेश संरक्षण का नियम यहाँ लागू होता है। जैसे यूरेनियम 92 है, 92, ठीक है, यूरेनियम 92 238 चेंजिंग इनटू थोरियम 90
234 प्लस में 2He4 अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा कण है, वो 2He4 को ही कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम नाभिक वाले चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा कण क्या होता है, 2He4। तो आप देख सकते हो, देखिए यहाँ जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जितने परमाणु क्रमांक होंगे प्रोटॉनों की संख्या उतनी होगी, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 92 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो 92 इलेक्ट्रॉन है। चेंजिंग इनटू इज इक्वल टू, अभिक्रिया के बाद का कितना है, 90E प्लस का 2E इज इक्वल टू 92, E इज इक्वल टू 92E। तो आप देख सकते हो कि 92 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कुलोम इज इक्वल टू अगेन 90 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कुलोम। क्यों लिखा है मैंने ऐसा, क्योंकि E की जो वैल्यू होती है, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है इतना, इसलिए आप कह सकते हो कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद आवेश का मान बराबर है, 92 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि होती है। आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। 92 यूरेनियम 238 चेंजिंग इनटू 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 अल्फा पार्टिकल, 92 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 92 इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा हम पैर एनिहिलेशन यानी पैर प्रोडक्शन, इनका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए। क्वांटीकरण का मतलब ये है, जैसे यहाँ हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे हैं तो हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटीकरण का मतलब ये होता है एक न्यूनतम राशि होती है, आवेश की एक न्यूनतम राशि ऐसी होती है जिसको उस राशि से अपन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप कह सकते हो कि आवेश यदि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर कुल आवेश का मान है वो एक न्यूनतम राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो जैसे कोई भी वस्तु है Q, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर आवेश है वो Q है, तो इसका जो मान है वो होगा N इंटू E, यानी N यहाँ पर क्या है, नंबर है जिसकी वैल्यू होगी 0 1 2 एंड सो डॉट डॉट डॉट। E है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप कह सकते हो कि जो न्यूनतम राशि है वो क्या है, E है, यानी हर बार E मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो यहाँ पर इसको कहा गया है कि उस न्यूनतम राशि को क्वांटा कहा जाता है, क्वांटा, और क्वांटा का मान है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये आवेश के क्वांटीकरण की बात चल रही है, ठीक है। तो देखिए आप, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है या रहता है। उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेश का क्वांटा कहा जाता है, और इस आवेश के क्वांटा का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। आवेश का क्वांटा बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम, माइनस में है, अर्थात कुल आवेश का मान है वो गिवन होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। देखिए ये जो चार्ज है Q, इसका नोटेशन कैपिटल Q, स्मॉल q आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन का थोड़ा ध्यान रखें कि आगे हम जब डेरिवेशन करेंगे तो एक बार यदि आपने कैपिटल Q ले लिया तो हमें पूरे डेरिवेशन में कैपिटल Q का ही इस्तेमाल करना है। यदि स्मॉल q ले लिया है तो आप स्मॉल q का ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, बहुत बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात ये थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि किस प्रयोग के द्वारा आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या की गई, तो आपको आंसर देना है मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग। मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग में आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या की गई। मिलिकन एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने एक एक्सपेरिमेंट दिया, उसका नाम था तेल बिंदु प्रयोग। तो सर्वप्रथम 1912 में मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या की। तो ये है इसका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए नेक्स्ट, विद्युत आवेश की निश्चलता। निश्चलता का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। तो किसके साथ नहीं बदलनी चाहिए, आप यदि वेग का मान, आवेश के वेग का मान यदि उस वस्तु, जो वस्तु है उस वस्तु के ऊपर मान लेते हैं 5 कूलम आवेश है, और उस वस्तु का वेग है वो कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बहुत बढ़ रहा है, कभी बिल्कुल जीरो हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो +5 कूलम है वो +5 कूलम से कभी जीरो हो गया, कभी माइनस हो गया, कभी 4.5 हो गया, कभी 5.1 हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वेग के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा, वेग के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो आवेश की निश्चलता का अर्थ है कि किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात Q विरामावस्था इज इक्वल टू Q गतिशील अवस्था, गतिशीलता अवस्था या गतिशील अवस्था आप कह सकते हो। यानी आवेश का जो मान है वो जब वस्तु स्थिर थी तब भी वही रहेगा, और जब वस्तु गतिशील हो गई है तब भी वही रहेगा। आगे पॉइंट दिया गया है, नोट लगा के थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आवेश तो वेग पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान डिपेंड करता है। द्रव्यमान का मान है वो डिपेंड करता है, लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वस्तु का जो वेग है वो
क्या होना चाहिए, उसका प्रकाश के वेग के बराबर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और प्रकाश का वेग है वो कितना होता है, वो होता है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें पता होना चाहिए प्रकाश का वेग। तो यदि वस्तु प्रकाश के वेग से गतिशील होने लग जाए तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। किस हिसाब से चेंज होगा, उसके लिए फॉर्मूला आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत। उसके अनुसार m = m0 बटा √1 - v² बटा c², जहाँ m0 कण का द्रव्यमान है, यानी विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान का मतलब जब वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है, तो उस समय वस्तु का कितना द्रव्यमान था, 1 कांस्टेंट है ही। v है वो v है वस्तु का वेग, c है प्रकाश का वेग। तो यदि v का मान c के लगभग बराबर सा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बदल जाएगा। आगे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आवेश की वो ये है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। तो ये अपन लोग जनरल चीज़ जानते ही हैं कि समान समान में तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और असमान में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये कैसे किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई कांच की छड़ है, उसके ऊपर धनात्मक आवेश है, और उस धनात्मक आवेशित छड़ को मैं एक लटका देती हूँ ऐसे, और इसके पास में दूसरा मैं छड़ लेके आती हूँ, वो भी धनात्मक है। तो अपन लोग जैसे ये सिरा लेके आती हूँ उसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। आप देख सकते हो ऐसे। यदि नेगेटिव नेगेटिव लोगे, जैसे प्लास्टिक की छड़ ली और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मैंने यहाँ प्लास्टिक की छड़ लगा दी और इसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक की छड़ में लेके गई, तो ये घूम गया फिर से। यानी कि चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि मैं कांच की पॉजिटिव छड़ लेती हूँ और इसके पास यदि मैं क्या करती हूँ, यदि मैं इसके पास प्लास्टिक की नेगेटिव छड़ ले आती हूँ, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। क्यों, क्योंकि असमान असमान में आकर्षण होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवेश द्रव्यमान से संबंध रहता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किस प्रकार से संबंध रहेगा, वो देखिए ये वाला। ये कोई वस्तु है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल इक्वल है। इसके ऊपर भी 3 थे, इसके ऊपर भी 3 थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 3 हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, बाहर आते ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। बाहर आएगा, कोई चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। वही अपन लोग कह सकते हैं कि जैसे क्लासरूम है, उस क्लास में अपन कहें कि 3 लड़के बैठे हैं और 3 लड़कियाँ बैठी हैं, टोटल 6 हो गए हैं। एक यदि लड़का बाहर आ जाता है तो क्या होगा, द्रव्यमान की कमी हो जाएगी। चाहे कोई भी आओ बाहर, तो उसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की कमी। तो आप कह सकते हो कि जो आवेश है वो आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, संबंध रखता है। बिल्कुल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ गए, 4 हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण से वस्तु ऋणावेशित बन गई, और इसी के साथ उसका वेग भी क्या हो गया, बढ़ गया है। और कितना बढ़ेगा, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 आएंगे, तो आप कह सकते हो 5 × m e, 5 × m e। m e की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो इस हिसाब से ये कम ज़्यादा होता रहता है। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण द्रव्यमान कम हो जाता है, तथा वस्तु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तथा द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना बढ़ता है। धनात्मक वस्तु है तो क्या हुआ है बताओ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो द्रव्यमान में कमी आ गई है। कितनी आई है, मान लेते हैं कि जब वस्तु उदासीन था, जब वस्तु उदासीन है तो उसका द्रव्यमान m है, तो धनात्मक होने पर उसका वेग जो मास है वो m - डेल्टा m, यानी कुछ कम हो जाएगा। यदि वस्तु ऋणात्मक है तो उसका जो द्रव्यमान है वो m + डेल्टा m हो जाएगा, यानी कि कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अब देखिए यहाँ डेल्टा m = यानी कि कितना कम या ज़्यादा हुआ, वो अपन लोग देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं या गए हैं, और इलेक्ट्रॉनों के मास से उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी डेल्टा m = n × me, यहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो आपका me है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 kg। देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार। वो क्वेश्चन ये होता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है अपनी अपनी, तो उस जैसे अपन लोग यहाँ समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले तो मैं बता रही हूँ, ये स्थिर आवेश है, क्यों, तो ये अपने चारों तरफ जो फील्ड जनरेट करेगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान, एरो का निशान लगाया है। ये कब था, जब v = 0, यानी वेग का मान 0 था। और अब यहाँ पर है q दूसरा, अब वेग का मान 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वेग यहाँ पर क्या है, और इसकी वैल्यू पर लोग मान लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यदि आवेश है आपका और यह कह सकते हैं कि कांस्टेंट नहीं है,
तो कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, इसका मतलब क्या है, त्वरित है। तो त्वरित वेग से यदि गतिशील है तो यह है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करेगा। जैसे मैं इसके समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए आपको। जैसे ये है कोई भी आवेश और ये है स्थिर, स्थिर है तो ये क्या उत्पन्न करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश है, ये स्थिर नहीं है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर है, लेकिन वेलोसिटी का मान क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो v = 0। यह है स्थिरांक, कांस्टेंट वैल्यू। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा, और यानी हम कह सकते हैं v ≠ 0। यहाँ पर वेग 0 था, यहाँ 0 नहीं है, लेकिन बट कंडीशन है कि स्थिरांक हो। यहाँ पर ये चार्ज है v ≠ 0 और नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये स्थिरांक भी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इसका वेग है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों ये जनरेट करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है। बताइए स्थिर, जब आवेश स्थिर ना हो, नियत वेग से गतिशील हो, तो वो क्या उत्पन्न करेगा। जब आवेश त्वरित वेग से गतिशील हो तो वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा। तो देख सकते हैं, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र E, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र। जब स्थिर आवेश होता है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश है वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और त्वरित आवेश है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे कूलोम्ब के नियम के बारे में कल की क्लास में।